हेलो दोस्तों, अभी मेरा जो टॉपिक रहेगा वह प्राचीन भारत का इतिहास है। इससे सारे टॉपिक फैक्ट्स को हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंच मार्क कोइंस। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमराज को दिया जाता है। आगे टॉपिक है, आगे जो फैक्ट्स है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगॉट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतो का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। अभिलेख शास्त्र बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी। लिपियों के विकास को अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो इनके नाम है, जो व्यक्ति हैं वह बी ए स्मिथ ने। आगे है इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। जो प्रागैतिहासिक काल वह है, उसका जो समय है वह मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें जो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ने का मुख्य कारण इसी है क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक जो साक्ष्य है अध्ययन का ही एक स्रोत है, उसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, इसका जो काल है वह 3000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक है? 600 ईसा पूर्व तक है। और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन क्या करते हैं, अपठनीय है। लेकिन और आगे ऐतिहासिक काल, जिसका जो समय है वह 600 ईसा पूर्व से आगे तक। इसमें पुरातात्विक एवं शाही दोनों प्रकार के साक्ष्य क्या उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है स्रोत वह धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? उनका नाम था जेम्स प्रिंसिपे, जो 1837 ईस्वी में पढ़े थे। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेदव्यास को माना जाता है। आगे पॉइंट है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो उनका नाम था वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। आगे है एक पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके अंतर्गत आता है? तो इस संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। आगे है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इनका है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। आगे खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश में। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक वस्तु कौन सी है मानी जाती है? तो मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनु स्मृति को माना जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। आगे महाभारत एक है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रीस सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र कितने थे? तो 88 श्लोक थे और इनका नाम जनसेनिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर कितना हो गया? 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? सत साहित्य संहिता या महाभारत कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। आगे पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन यही अभिप्राय है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेहला के लिए।
आगे हिंसन ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए प्रमुख अभिलेख और शासन के बारे में देखते हैं। जो अभिलेख है, पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसके शासक थे कलिंग नरेश खारवेल। कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। अला ऐहोल अभिलेख, शासक है पुलकेशिन द्वितीय। अला नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। अला प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भित्री एवं जुड़ागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल के। हिंसक ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया था? CU की। अरबी भाषा के पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल-बुरैनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या बनाया? काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। आगे चीनी लेखकों का वर्णन। पहला फाहान, जो इसका समय था 399 से लेकर 414, और भारत दशा की विवरण। इसने यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। किसके समय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने क्या किया? गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या बताया? कौड़ियाँ। तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया। दूसरा हिंसक आया था 629 से लेकर 645 ईस्वी के दौरान, और इसने रचनाएं की CU के यानी पश्चात संसार का लेख का रचनाएं की। और यात्री विवरण इसने बताया था हिंसक सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। ठीक है, और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। किसको? हर्ष को। और इसे यात्रियों का राजकुमार शक मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? हिंसों को। इत सिंह का जो कार्यकाल था 673 से लेकर 675 ईस्वी। इसमें प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं होती है, और इसमें चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। अगला सती प्रथा का प्रथम उल्लेख साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरोन अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं पाषाण काल को भी हम लोग स्टोन एज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, जिसको भी 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। पूरा पाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं पैलोलिथिक एज, और मध्य पाषाण को बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण को बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो जो पूरा पाषाण काल जो अवधि है वह 26 लाख से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल के है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। और ये देखिए पूरा पाषाण को पहले तो हम 3 भाग में कैटेगरी किया, फिर जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तो पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण यानी जो निम्न छोटे से फिर बड़े स्तर पर, निम्न मतलब क्या? नीचा 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, और मध्य पूरा पाषाण 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। ये याद रखना डाटा। आगे देखते हैं। पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र वस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव द्वारा सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता किस रूप में जाना जाता था? तो पिंथोकैंथोप्रस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हथनौर और नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए केंद्र के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। आगे बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। मरुस ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा को। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था। चौकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग से। ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जैसे पहला इनामगम जो है राज्य महाराष्ट्र में है, और इससे जो प्राप्त साक्ष्य हुआ कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, जो कौन है? इनामगम से। दैमाबा जो महाराष्ट्र में, इसमें कलश सावधान तक कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणीय स्थल है। नवदा टोली जो महाराष्ट्र में, इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदवांड के प्रमाण मिले हैं। निवेशा महाराष्ट्र में, इसमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृदवांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ताम्रवती। नवपाषाण काल ने शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था, यह बात याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग का शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण के किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। तामबत्ती के नाम से कौन सा संस्कृत प्रसिद्ध है? तो हार संस्कृत। मैकोलिथिक औजार, जिसको बोलते हैं मैकोलिथिक एज, किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से मानी जाती है? तो पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत को दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदाह और सरायनहर। अगला, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्मों का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता? तो शिवालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक संस्थान से प्राप्त हुए? तो सरायनहर राय से। गौरिक मृदवांड पत्र का नामांकन कहाँ से हुआ? तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनुदाड़ो, सुतकांगडोर, हड़प्पा तथा कोटेजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल, पहला बुरजोम कश्मीर में क्रबों में बाले के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसमें? तो बुरजोम कश्मीर में। गुफकराल कश्मीर में, इसमें पशु कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदवांड के प्राप्त, सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या चीज? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदवांड के प्रमाण, सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुफकराल से कश्मीर वाला। मेहरगढ़ पाकिस्तान से। गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्म की खेती का प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदाह उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुपड़ा के भी साक्ष्य मिले। महदाह उत्तर प्रदेश। और कोल्डियावा उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कहाँ से? कोल्डियावा उत्तर प्रदेश। संगन कुल्लू कर्नाटक, राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। राख के टीले संगन कुल्लू से। पिकलिहाल कर्नाटक में राख के ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
लच्छे पानी मांडो उत्तर प्रदेश, इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदवांड के साक्ष्य प्राप्त हुए जो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। सारूतारू आश्रम गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हड़ियाँ एवं चित्रित मृदवांड प्राप्त हुए हैं। चिरान बिहार हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओजली असम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नबदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नबदा टोली वर्तमान में कहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 से 1750 ईस्वी तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार है, तो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या, मृत्युकोट का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का नाम किससे माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से। सिंधुवासियों ने अपनी पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांस तैयार किया था, इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरे हुए हैं, तो कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई, तो सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो धौलावीरा से। आगे हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार। अगला हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे बड़े कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो भारत में। सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहायुक्त देवता के मोहर कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगन से। लेखनकरण की प्रणाली विकसित करने के लिए वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रहने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृदवांड। भारत में किस प्रकार के मृदवांड पाए जाते हैं, तो द्वितीय नगर करणीय के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं उत्तरी काली पुरस्कृत मृदवांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से किस सभ्यता से मिले, तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो सील खड़ी। आगे देखते हैं हड़प्पा की सीमा जम्मू कश्मीर, ऊपर में मांडा तक लेकर जम्मू, नीचे में दाऊमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। एक पॉइंट है कि इसको देख लेते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में गोदीवाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो ये था, चैनल को सब्सक्राइब करें।